रितिका एक अमीर घर की लड़की होती है, लेकिन उसे गरीब करण से प्यार हो जाता है और वो शादी करके अपने गरीब ससुराल में चली जाती है। अमीर होने के कारण रितिका में बहुत घमंड होता है और इसी घमंड के चलते वो घर में सबको दिन रात बस ताने ही देती रहती। अरे बहू, आ गई तो तेरे लिए चाय बना दो? क्या माँ जी, आप भी? आपको इतना भी नहीं पता? मैं कॉफी पीती हूँ, लेकिन ये सब क्या है माँ जी? इतना सारा खाना? अरे राशन क्या पेड़ पर उगता है क्या? किस खुशी में बन रहा है ये सब? अब आज कौन सा त्योहार है? वो बहू, आज दरअसल मेरा भाई यानी करण और तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, इसीलिए ये सारी तैयारियां चल रही है। हो गॉड माँ जी, अरे आपका दिमाग क्या खराब हो गया है क्या? आपका भाई कोई नेता या कोई हीरो नहीं है, और वैसे भी वो इस घर को चलाने के लिए कोई पैसे नहीं देता, बस आ जाता है यहाँ पर ठूसने के लिए। वो तो शुक्र है कि मैं इस घर में आ गई, इसीलिए आप लोगों का खर्चा पानी चलता है, वरना करण की सैलरी में तो किसी का पेट भी ना भरे। आपके भाई के लिए इतना सारा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम लोग खाते वो भी वही खाएगा। इडियट पीपल। लेकिन बहू, बस अब मेरा दिमाग का दही तो आपने कर ही दिया है, अब उसकी कड़ी मत बनाइए। नॉनसेंस। सास कजरी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि रितिका के ताने ही इतने कड़वे होते हैं कि सुनकर सामने वाला चुप ही हो जाए। एक दिन करण रितिका के लिए एक नई साड़ी लाता है। ये क्या बाबा आदम के जमाने की साड़ी लाए हो क्या तुम मेरे लिए? मैं इस साड़ी को कभी नहीं पहनूंगी। इतना बोलकर रितिका उस साड़ी को फेंक देती है। रितिका, ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत प्यार से लाई है तुम्हारे लिए ये साड़ी, और ये साड़ी तुम पर तो बहुत जचेगी। इसका कलर तो देखो, ये कलर तो तुम्हारा फेवरेट है ना? कलर पसंद हुआ तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए उस कलर का कुछ भी ला दोगे क्या? मैं नहीं पहनने वाली ये 2 टके की साड़ी। 200-300 की साड़ी लाकर तुम मुझे खुश नहीं कर सकते करण। मेरी तो जूती भी 200-300 की नहीं है। ले जाओ अपनी ये घटिया सी साड़ी को। करण को रितिका की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपनी गर्दन झुका लेता है। एक दिन रितिका की ननंद अंजलि देर तक पढ़ रही होती है। अरे ओ महारानी, फालतू में यहाँ की लाइट क्यों चालू रखी है? इसे बंद करो और सो जाओ। वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सी आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हो तुम? लेकिन भाभी, कल मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करनी ही होगी। अरे क्या पढ़ाई करनी होगी, और क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ लिख कर? जब तुम्हें जाना तो किसी के घर ही है, शादी के बाद तो तुम वो टिपिकल बहू बनकर ही रहोगी ना। ओ सॉरी, गरीब बहू बनकर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लाइट्स ऑफ करके सो जा, इस बहाने मेरा थोड़ा बिजली का बिल भी बच जाएगा। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे सच ही तो कह रही हूँ, बेवजह अपने भाई के पैसे बर्बाद कर रही हो तुम अंजलि, और कुछ नहीं। रितिका अंजलि को ताने देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रितिका अपनी सहेली की रिसेप्शन पार्टी में जा रही होती है। तभी, क्या बात है रितिका, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू करण। मैं सुंदर नहीं दिखूंगी तो कौन दिखेगा भला? मैं तो हूँ ही हुर की परी। हाँ, ये बात भी है। वैसे रितिका, मैं ये कह रहा था कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेली की पार्टी में चल सकता हूँ? आज मुझे फैक्ट्री से छुट्टी मिली है और उसी बहाने हम दोनों साथ में थोड़ा वक्त भी बिता सकते हैं। क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुझ जैसे गरीब और अनपढ़ आदमी को वहां इतने अमीर और पढ़े लिखे लोगों के बीच ले जाऊं? तुम्हारी टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर ही सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और फ्री फंड में मेरी भी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है रितिका, मैं नहीं आऊंगा।
रितिका किसी को ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। एक दिन अंजलि को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। तभी, रितिका बहू, आज मेरी अंजलि को देखने के लिए अच्छे घर के लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत जतन करने के बाद ये रिश्ता मिला है हमें। हाँ तो क्या करूं मैं? नाचू गाऊं? नहीं नहीं बहू, तुझे वो मेकअप के बारे में बहुत जानकारी है ना, इसीलिए अंजलि को भी सजा दो ना अच्छे से। ये रिश्ता पक्का ही हो जाना चाहिए। अब अगले महीने की परीक्षा के बाद अंजलि की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। माँ जी, आप क्या बचपन में सिर के बल गिरी थी क्या? आप सोच भी कैसे सकती है कि मैं आपकी इस बदसूरत बेटी की मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी? और रही बात अंजलि का मेकअप करने की, तो इसके चेहरे पर चाहे दुनिया भर का मेकअप क्यों ना लगा लो, फिर भी इसका चेहरा वैसे का वैसा ही रहेगा, एकदम सांवला और बदसूरत। रितिका की बातें सुनकर अंजलि रोने लगती है। माँ, देखो ना भाभी क्या बोल रही है। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अरे सच ही तो कहा मैंने। और वैसे भी आप कोई उम्मीद मत रखिए कि अमीर लड़के वाले आपकी इस गरीब लड़की से शादी करेंगे। वो तो आपका फटीचर बेटा खुशकिस्मत था कि मैं उसके प्यार में पड़ी और हमारी शादी हो गई, वरना उसे भी कोई घास नहीं डालता। रितिका की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां पर करण आ जाता है। रितिका, ये सब तुम क्या कह रही हो? रोज रोज के तुम्हारे ताने सुनकर हम परेशान हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमीर हो तो कुछ भी बोल सकती हो? रहने दे करण बेटा। नहीं माँ, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। और रितिका, अगर तुम्हें हम सबसे इतनी ही घिन है, इतनी ही परेशानी है मेरी गरीबी से, तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे आने से पहले यह घर मैं ही चलाता था और तुम्हारे जाने के बाद भी मैं चलाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम नहीं रहोगी तो क्या हम भूखे पैसे रहेंगे? तुम्हारी अब इस घर में कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। क्या? हाँ, सही सुना तुमने, निकल जाओ। करण के मुंह से ये सब सुनकर रितिका चौंक जाती है, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि उसके पैसे के भरोसे ही सब लोग हैं। करण, ये सब तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो प्लीज। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ करण। माफ करना रितिका, लेकिन प्यार अपनी जगह होता है और आत्मसम्मान अपनी जगह। तुमने मेरी माँ बहन का कुछ लिहाज नहीं किया। हर बार उन्हें ताने दे देकर उनका दिल दुखाया। उनका ही क्या, तुमने तो मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। हर रोज किसी ना किसी बात पर ताने देती रहती। तुम्हें मेरी और मेरी परिवार की इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी। और जो औरत मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता और ना ही कोई रिश्ता रख सकता हूँ। मुझे माफ कर दो करण। माँ जी, अंजलि, मैंने घमंड में आकर आप तीनों को बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी किसी को ताने नहीं दूंगी। आप लोगों का कभी दिल नहीं दुखाऊंगी और आप सबके साथ अच्छे से रहूंगी। आप सबकी इज्जत करूंगी। उस दिन बेमान ही सही, करण रितिका की माफी स्वीकार कर उसे माफ कर देता है और फिर रितिका कुछ ही दिनों में सुधर जाती है और वह सबकी इज्जत करने लगती है। अवनी एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की होती है। उसके माता पिता राजेश और मोहिनी ने उसे बहुत नाजों से पाला होता है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और उसे अपनी पलकों पर बिठा के रखा था। जन्मदिन मुबारक हो अवनी बेटा। ये लो, ये तुम्हारे पसंदीदा महंगे ब्रांड्स के तोहफे हैं। ये लो बेटा। और ये लो बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा कपकेक तुम्हारी लंदन की पसंदीदा बेकरी से आए हैं। खास फ्लाइट पकड़कर आए हैं तुम्हारे लिए।
थैंक यू सो मच मम्मा पापा, आप दोनों ने तो मेरा दिन ही बना दिया। आई लव यू सो मच। अवनी बेटा, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम तो मॉम डैड की आंखों का तारा हो। यस बेटा, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अवनी को एक मिडिल क्लास लड़के करण से प्यार होता है। फिर एक दिन करण और अवनी अपने रिश्ते की बात करने मोहिनी और राजेश के पास चले जाते हैं। अवनी बेटा, हमें तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन करण बेटा, हमारी एक शर्त है। हम हमारी अवनी को घर से विदा नहीं करेंगे। हाँ करण बेटा, अवनी बचपन से जिस तरह से रही है, हम नहीं चाहते कि उसे आगे जाकर उसके ससुराल में तकलीफ हो। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि तुम तुम्हारे परिवार के साथ हमारे घर के ऊपरी हिस्से में रहने आओगे, ताकि हमारी अवनी हमारे पास ही रहे। ये आप क्या कह रही है मोहिनी आंटी? यही शर्त है बेटा। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है तो आ जाना अपने मम्मी पापा के साथ। ऊपर ससुराल नीचे मायका। वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। बेचारा करण फंस जाता है। वो जैसे तैसे अपने माता पिता केशव और लीला को मनाता है और कुछ ही दिनों में अवनी और करण की भी शादी हो जाती है और करण का पूरा परिवार अवनी के घर के ऊपरी हिस्से में रहने लगता है। मैं दुनिया की सबसे लकी दुल्हन हूँ, क्योंकि मेरी विदाई तो घर में ही हो रही है। मुझे बस 4 सीढ़ियाँ चढ़नी है और ऊपर वाले अपने ससुराल में गृह प्रवेश करना है। चलो अवनी बहू, तुम्हारा स्वागत करने का समय आ गया है। लीला अपनी नई नवेली बहू और बेटे की आरती उतारती और अवनी का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन सुबह पहली रसोई के दौरान अवनी अपने नीचे वाले मायके के शेफ से ढेर सारे पकवान बनाकर ऊपर ससुराल में लाती है। अरे अवनी बहू, ये सब क्या है? पहली रसोई की रस्म तुम्हारी है, तुम्हारे मायके के बावर्चियों की नहीं। लेकिन माँ जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? खाना तो खाना ही होता है ना। और वैसे भी ये रस्म एंड ऑल, ये सब तो अब ओल्ड फैशन हो चुका है। शादी होने के बाद अवनी दिन रात बस अपने नीचे मायके में ही पड़ी रहती है और ससुराल पर जरा भी ध्यान नहीं देती। अवनी बहू, तुम अब अपने मायके की लाडली गुड़िया नहीं हो, तुम्हारा एक ससुराल भी है। ये बात तुम क्यों भूल जाती हो? हाँ अवनी, तुम दिन रात बस नीचे मायके में ही पड़ी रहती हो। सारा काम तो माँ ही करती है। माना कि जितनी सुविधाएं ऊपर के ससुराल में नहीं है, उससे कई ज्यादा नीचे के मायके में है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम 24 घंटे वही पड़ी रहो। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी हुई ही नहीं है और हम तीनों बस तुम्हारे घर पर किराएदार बन के रह गए हैं। तो उसमें क्या हुआ? अब मेरे एक ही घर में मेरा ससुराल भी है और मायका भी, तो इसमें कौन सी आफत आ गई? और मुझे सबसे ज्यादा नीचे अच्छा लगता है, ऊपर इतना खास नहीं लगता मुझे। सबके लाख समझाने पर भी अवनी किसी की भी नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है। और उसके इस बर्ताव में उसके माता पिता भी उसका ही साथ देते हैं और उसे कुछ भी नहीं बोलते। उसके सास ससुर और पति उसके बार बार मायके में जाने से बहुत परेशान हो गए थे। वो ससुराल में कुछ भी काम नहीं करती और जब मन चाहा तब ऊपर शेफ और नौकरों को बुलवाकर उनसे सारे काम करवा लेती। अवनी बहू, ये सारे काम तुम्हारे हैं, तो तुम ये काम इन नौकर चाकरों से क्यों करवाती हो? माँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको बस काम पूरा होने से मतलब है ना? तो प्लीज अपना ये चपड़ चपड़ चलने वाला मुंह बंद कीजिए और मुझे जैसे जीना है और जैसे रहना है रहने दीजिए। एक रात जब करण की आंख खुलती है, तब वह अवनी को अपने बगल में ना देखकर बहुत घबरा जाता है और वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है।
घर में कहीं पे भी ना मिलने पर वो नीचे उसके मायके में चला जाता है तो वो उसे वहां दिखाई देती है। अवनी मस्त एसी लगाकर सो रही होती है। अगले दिन, हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने तुमसे बिना पूछे नीचे मायके में आके सोकर? मुझे ऊपर बगैर ऐसी नींद नहीं आती। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है मेरे नीचे सोने से तो रूम में एसी लगवा लो ना। बात करते हो। एक रोज जब पूरा दिन अवनी नीचे मायके में होती है तभी ऊपर ससुराल में उसकी सास अचानक से बेहोश हो जाती है और नीचे अवनी को इस बात की भनक भी नहीं होती। वो मजे से अपने बड़े से टीवी पर पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी पसंदीदा मूवी देख रही होती है। रात में जब करण और उसके पापा काम से घर आते हैं तभी वो ऊपर जाकर लीला को बेहोश देखते हैं और तभी सभी ऊपर ससुराल में इकट्ठा हो जाते हैं। थैंक गॉड आपने मुझे जल्दी बुला लिया। पेशेंट पिछले 8-9 घंटों से बेहोश है। अगर और ज्यादा लेट करते तो शायद इनकी जान भी जा सकती थी। इनका बीपी शूटअप हुआ है। देखा अवनी, आज तुम्हारी लापरवाही के कारण ये सब हो गया। अगर तुम ऊपर ससुराल में माँ के पास होती तो एटलीस्ट तुम माँ को हॉस्पिटल ले जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने मायके से फुर्सत मिले तो ना। डॉक्टर लीला को अगले 24 घंटों तक मॉनिटर करते हैं। दवाइयाँ लेने के बाद लीला ठीक हो जाती है। अवनी को अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। करण, मुझे माफ कर दो। मैंने एक बहू होने का धर्म ही नहीं निभाया। मुझे अपनी गलतियां सुधारने का प्लीज एक मौका दे दो। हम अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके की वजह से मैं कभी सुधर नहीं पाऊंगी। करण और उसके परिवार वाले अवनी को माफ कर देते हैं और अवनी के माता पिता भी उसके अलग रहने के फैसले में सहमति जताते हैं और उसे खुशी खुशी से विदा करते हैं। जिसके बाद अलग रहकर अवनी अपने ससुराल में एक बहुत ही खुशहाल जीवन जीने लगती है।